हड़बड़ी में बाइंग मत करो, हड़बड़ी में पैसा मत, अच्छा इतना गिरेगा तो इतना पैसा लगा देते हैं जी, वो सब नहीं करना है। चुपचाप से बैठे, जो उठना शुरू होगा भले ही 5% बाद ही करेंगे, लेकिन तब पैसा लगाएंगे। क्यों अभिषेक जी, आप भी यही मत लेके चल रहे हैं या फिर आप कुछ अलग स्ट्रेटजी अपनाए हुए? देखिए लक्ष्मण जी, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रखी है कि अभी हाल फिलहाल में होली चली गई है, मगर मार्केट भूल चुका है कि होली जा चुकी है। तो ये होली का फेस्टिवल अभी भी जो है हमारे मार्केट में कंटिन्यू हो रहा है। और अच्छा, आप होली का मतलब लाल रंग से मान के चल रहे हैं? हाँ, मतलब अब चारों तरफ लाल ही लाल दिख रहा है। मतलब अभी तो मैं आपके चैनल पे भी देख रहा हूँ, ना तो जो ना नाम अपीयर कर रहा है वो भी लाल में आ रहा है। होली में हरा रंग भी चलता है, आप बता दें आपको। अब मैं उम्मीद उसी से भरोसे में हूँ कि मार्केट वो रिकॉग्नाइज करे कि एक ही कलर नहीं है होली के। और हाँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब ये हरा जो रंग है वो बहुत ही जल्दी मार्केट में हाँ, दिखे। मगर अब ये प्रेयर से मार्केट नहीं चलता है, तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ चलते हैं आगे, क्योंकि डेटा के बिना तो कुछ डिस्कस करना बेकार है। कि बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मार्केट में ब्रॉडली ये करेक्टिव फेज में हम थे, मगर इससे पहले जितनी भी कोई वॉर हुई या कोई भी एक तरह का संकट आया दुनिया में, तो हमने उसे एक अपॉर्चुनिस्टिक वे में प्ले करते हुए, अपने आप को बचाते हुए, हमारे मार्केट ने हाँ, एफआई के कंटिन्यू सेलिंग के बावजूद डीआई के भरोसे हाँ, एक लेवल तक अपने आप को सस्टेन रखा। मगर 28 फेब हाँ, के वॉर के बाद, जो कि शुरू हुआ उस दिन से, उसके बाद जो ये फैब्रिक हमारा बदल गया है, वो एक रियली कंसर्निंग है। बिकॉज यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि हमारे यहाँ पे जो एक मोमेंटम बना हुआ था तेजी का, हालांकि उस मोमेंटम में गिरावट थी, मगर ब्रेकडाउन नहीं था। और वो ब्रेकडाउन 28 फेब के बाद के वॉर से हम देख रहे हैं, जहां पे आप देख लीजिए मोटा मोटा $12 बिलियन का तो एफआईओ ने तो माल ही बेच दिया है एक ही महीने में। उसके अलावा अगर हम देखें, $100 के ऊपर क्रूड जा चुका है, जबकि $80 के आसपास उस समय एक महीने पहले ये रेट चल रहा था। 94.8 के आसपास तो हमारी करेंसी आ गई है। एंड उस तरह से हम देखें तो हम एक एनर्जी क्राइसिस में है, जो कि इंडिया के लिए एक रियल थिंग है। तो दो चीज है, इससे पहले भी एक जमाना था जब क्रूड ऑयल $120 के ऊपर ट्रेड करता था। एक हाई उन्होंने 140-145 डॉलर भी किया हुआ है, ये बहुत पास्ट की बात है, इन दिनों की बात नहीं है। मगर उस समय ये था कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खरीदिए और आप आपका सिस्टम चलाइए। अभी क्या सिचुएशन है कि बात $100 की नहीं है, बात है कि क्या आपके पास कंसिस्टेंट सप्लाई आ रही है। तो एक लॉजिस्टिक चैलेंज जो हो रखा है, जिसके वजह से हमारे यहाँ पे जो हमारा इंपोर्ट है वो एक अटक रहा है। और हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग लेड जो भी कंपनीज है, या ऑयल मार्केटिंग कंपनी ले लीजिए, या फिर अदरवाइज गैस के ले लीजिए, ये सारी कंपनियां जो है वो डेफिनेटली डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रही है। प्लस जो रेगुलर कंज्यूमर है, जो हमारे जैसे डे टू डे हम लोग यूज करते हैं, वो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो जीडीपी पे है। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारे इन्फ्लेशन पे आएगा। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है फिस्कल डेफिसिट पे आएगा, जो कि एक डिसिप्लिन जो हमारी गवर्नमेंट इतने समय से मेंटेन कर रही थी, अनफॉर्चुनेटली अब इस सिनेरियो की वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी थोड़ी बहुत बची थी वो भी जा चुकी है। तो ये कलेक्टिव जो चीजें हैं, उसी को ही ये मार्केट हमारा जो है दर्शा रहा है। तो ये जो रैशनल, ये इरेशनल सेलिंग नहीं है। अगर कईयों को लगता होगा कि मार्केट इरेशनली बिहेव कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट कहीं पे भी इरेशनल बिहेव कर रहा है। मार्केट शॉर्ट टर्म जो अभी सिचुएशन चल रही है उसको प्राइसिंग कर रहा है। तो अब यहाँ पे 1 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा, अर्निंग की विजिबिलिटी कितनी बड़ी होगी, लॉन्ग टर्म में पैसे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये सब कोई सब भूल चुके हैं। अब हम सब के सब बाय डिफैक्टो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो चुके हैं, मगर लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर अब भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रोज रोज पोर्टफोलियो में हम करेक्शन देख रहे हैं। इस सिनेरियो नहीं में नहीं, जो कि लॉन्ग ओरिजिनल टर्म क्वेश्चन विजन आपका पे। था कि क्या कर रहे हैं। यस, हाँ, ये लक्ष्य। नहीं, आप अपनी बात पूरी कर, फिर मैं एक सवाल लेकर आऊंगा आपके पास। हाँ, ये जो पॉइंट आपने कहा कि अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इस समय स्टेटस को पे बैठने का समय नहीं है, मगर ये ऐसा समय भी नहीं है कि आप पूरी तरह से मार्केट से निकल जाएं, एग्जिट ले लें, भरोसा आपका खत्म हो गया, वैसा नहीं है। ये समय वो समय है जो कि एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टर बनाता है। पेशेंस, ठीक है। दूसरी बात, सिलेक्शन। आपको अब अपने पोर्टफोलियो में सिलेक्शन लेके आना होगा कि सपोज आपके पास दो स्टॉक्स है, दोनों स्टॉक 50% करेक्ट हो चुके हैं। अब इसमें से किस में निकल के या तो हम कंसोलिडेट एक शेयर में करें, या फिर जिसकी बेटर डिफेंसिबिलिटी है अर्निंग्स की, डिस्पाइट ऑल दिस, उस स्टॉक में मूव कर जाए। तो ये सारी जो है एक डिसिप्लिन टफ कॉल्स होंगे, जिसकी वजह से जब मार्केट बाउंस बैक होगा तो कितनी जल्दी पोर्टफोलियो रिकवर करेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा। एक, कि अभी आप क्या एवरेज कर पा रहे हैं, आप और इंफ्यूज करना चाह रहे हैं, या बी, जो आपके पास है और आपके पास नए पैसे नहीं है, तो क्या आप पुअर क्वालिटी स्टॉक या जो ज्यादा अफेक्टेड है इस तरह के सिनेरियो से, उससे निकल के एक बेटर क्वालिटी स्टॉक में मूव कर जाए। इसके बिना मुझे नहीं लगता कि और कुछ ऐसा करने जैसा अभी का मार्केट हमें अलाउ करेगा, जहां इतनी हाई वॉलेटिलिटी। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट कहा कि अभी पेशेंस रखिए, धीरज रखिए,
और थोड़ा सा सिलेक्शन वाला फॉर्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई मान ले जो स्टॉक आपको लगता है कि गिर गए हैं ठीक ठाक और जिसमें उठने की संभावना थोड़ी सी कम है, उस तेजी से नहीं उठेंगे तो उसको बेच के निकलिए, जहाँ पे संभावना ज़्यादा है वहाँ पे चले जाइए। लेकिन 2-3 चीज़ें आपने कही, इसी को लेकर आगे मैं बढ़ूंगा। अभय अग्रवाल साहब, अभिषेक जी ने कहा, बाकी लोग भी, कि एक कह रहे हैं कि अब लॉन्ग टर्म में पता नहीं चल रहा है क्या होगा। मैं जानना चाहता हूँ क्यों नहीं पता चल रहा है। मुझे तो दिख रहा है कि आप एक्साइज ड्यूटी घटा दिए, आपका टैक्स कलेक्शन कम होगा, फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर आपको दिक्कत होगी, सारे इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो रहा है, आपका जीडीपी ग्रोथ पर असर पड़ेगा, एक्सपोर्ट पर असर पड़ रहा है, आपका सीएडी बढ़ जाएगा। तो ये सब दिख रहा है ना, तो इसमें दिक्कत क्या है? लॉन्ग टर्म क्यों नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी लक्ष्मण जी। देखिए, और जैसा अभिषेक ने कहा कि ये मार्केट बड़ा इंटेलिजेंटली प्राइस कर रहा है इस समय। जब से आप देखें ट्रम्प आए हैं, हर हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने कोई ना कोई नया बवाल, अगर मैं कह सकूं, होता रहता है। और एक चीज संभलती नहीं है, दूसरी आ जाती है। तो हम एक ग्लोबली एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां पे बहुत अनसर्टेनिटी है। और मुझे नहीं लगता कि अगले जब तक ट्रम्प है पावर में, कि मार्केट्स में कोई भी सर्टेनिटी आएगी किसी तरह की। सिर्फ इंडिया की नहीं, ग्लोबल मार्केट्स की मैं बात कर रहा हूं। और इस एनवायरनमेंट में जो एक चीज होती है वो है कि रिस्क जो है वो इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में कम करने लगते हैं। जैसे अभी पंकज जी ने कहा कि हम डिफेंसिबिलिटी बढ़ाने की एडवाइस कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ लक्ष्मण जी, कि ग्लोबली सारे इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि जो रिस्क है उसको कम करो और डिफेंसिबिलिटी बढ़ाओ, कैपिटल प्रोटेक्ट करो। अब जब सब ये करने लगते हैं तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट सारे रिस्क मार्केट्स पे आता है, जिसमें इंडियन स्टॉक मार्केट भी एक मार्केट है। और ये जो हमने देखा है एफपीआईज की सेलिंग, लक्ष्मण जी, ये एक कैपिटुलेशन से कम नहीं है, कि किसी भी प्राइस पे वो सेलिंग चल रही है, चाहे मार्केट 200 पॉइंट ऊपर हो, निफ्टी 500 पॉइंट नीचे हो, वो सेलिंग कंसिस्टेंट है। और उनको भी मैं दोष नहीं देता हूं, क्योंकि आप देखिए हमारे जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, अगर मैं नाम लूं, मेरे कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, पर आप इन्फोसिस का एडीआर देखें, 30% डाउन है वो एडीआर 5 साल में। आप एचडीएफसी बैंक देखें, 20% डाउन है वो। तो एक ग्रोथ मार्केट है जो इंडिया जिसको हम कहते हैं, उसमें आपके जो लीडिंग स्टॉक्स हैं वो 5 साल में देखें 20% 30% डाउन है। तो ऑब्वियसली एक फंडामेंटल रीजन भी है। और वो रीजन जो आपने कहा लक्ष्मण जी, जब आपने सवाल पूछा, कि वो एकदम ठीक बात है कि लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इस समय इंडिया के मैक्रो स्टेबिलिटी को भी, कि हम कितना प्रेशर संभाल पाएंगे। कहीं ना कहीं तो इसका इंपैक्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि हम ग्लोबल करेंसी प्रिंट कर रहे हैं, इंडियन रुपी प्रिंट कर रहे हैं जो कन्वर्टेबल भी नहीं है। तो ये तो बातें हुई कि आपको क्यों कॉशियस रहना चाहिए। पर मैं दूसरी तरफ, जो आपका बड़ा सवाल था कि इन्वेस्टर्स क्या करें, देखिए हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी भी होती है। वो अपॉर्चुनिटी उस समय नहीं दिखती है, वो बाद में जाके पता चलता है कि क्या अपॉर्चुनिटी थी। मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी ये है कि जो जैसे जैसे रुपया वीक होता जाएगा, 100 रुपए पर डॉलर की तरफ जाता जाएगा, जो आत्मनिर्भर भारत की जो थीम है, जो सरकार ने काफी समय से पुश करी है पिछले 10 साल से, पीएलआई स्कीम के थ्रू और अदर स्कीम्स के थ्रू, मुझे लगता है उसमें बहुत फोकस आएगा। क्योंकि आपको अब ऑप्शन नहीं है कि आप इंपोर्ट जितना कम करें, उतना सरकार चाहेगी कि जितना हम देश में बना सकें। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि काफी उसमें एक सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट्स आएंगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक कैपेक्स को बढ़ाने की। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के पास, जो अभी भी देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज अपने लिए। दूसरी तरफ जो एक्सपोर्ट कंपनीज हैं हमारी, लक्ष्मण जी, ये नहीं भूलना चाहिए कि देखिए आप रुपया वीक हो रहा है तो हमारे जो एक्सपोर्ट कंपनीज हैं जो बढ़ा रहे हैं अपना एक्सपोर्ट, उनके लिए फायदा भी है। तो अपॉर्चुनिटीज हैं लक्ष्मण जी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। पर इन्वेस्टर्स को ये बात, जैसे सभी पैनलिस्ट ने कहा, कि पेशेंस अब ये डिसाइड करेगा कि आप इन्वेस्टर हैं कि नहीं, कि आप डेली मार्केट को देख के डर रहे हैं, रोज ट्रेड कर रहे हैं, कभी बेच रहे हैं, कभी खरीद रहे हैं, या बड़ा टैक्टिकली अपॉर्चुनिटी ढूंढ के उसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस नजरिए से कि चलिए साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल में तो आपको बेटर देन एनी अदर एसेट क्लास रिटर्न मिलेगी। तो मेरा व्यू यही है लक्ष्मण जी, कि आपको बिल्कुल अंडर एलोकेट नहीं होना चाहिए इस मार्केट में, किसी को भी एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए, पर अपॉर्चुनिटीज हैं और उनको परस्यू करना चाहिए।